हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप लोगों ने सुना कि भारत को 75 साल और लगेंगे यूएसए की पर कैपिटा इनकम का एक चौथाई हिस्सा पाने में? वहीं चीन को मात्र 10 साल लगेंगे। इंडिया में टेक 75 ईयर टू रीच 1/4 ऑफ यूएस पर कैपिटा इनकम। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक ने अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की, उसमें इस बात का दावा किया। भारत को 75 साल लग रहे हैं, चीन को 10 साल। जबकि भारत और चीन एक आजाद देश के तौर पे एक ही समय में आते हैं, अर्थात दोनों उपनिवेश रूपी शोषणकारी व्यवस्था से आजाद जब होते हैं तो दोनों लगभग लगभग एक समय था, 1950 के आसपास। साथ में दोनों की अर्थव्यवस्था भी जब अपने स्वरूप को बदल रही होती है, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रही होती है, उसको यूटिलाइज कर रही होती है, वो भी एक ही समय पीरियड होता है, 80-90 के आसपास का। पर आज इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ गया? और इसके पीछे जो समस्या बताई गई वो बताई गई मिडिल इनकम ट्रैप। और कहा गया कहीं ना कहीं भारत इस मिडिल इनकम ट्रैप में फंस रहा है। और इस समस्या का जो समाधान है वो है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, अर्थात नॉलेज इकोनॉमी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। तो कुल मिलाकर अगर हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था या नॉलेज इकोनॉमी को समझ लें तो हमें शायद एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या चीन ने किया, भारत कहाँ पीछे रह गया, भारत को क्या करना चाहिए, और भारत क्या इस समय कुछ कर रहा है नॉलेज इकोनॉमी के लिए, और विश्व में बाकी जगह कैसा क्या हो रहा है। जैसा आप देखते होंगे कि अरब कंट्री जो एक समय ऑयल बेस्ड इकोनॉमी के लिए फेमस थी, तेल आधारित अर्थव्यवस्था के लिए फेमस थी, आज आप वहां देखते हैं कभी नियोम प्रोजेक्ट आ रहा है, एक ऐसी सिटी बनेगी जो फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी और नेक्स्ट जनरेशन सिटी होगी जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी का व्यापक रूप से प्रयोग होगा। वहीं आप सुनते होंगे एक मसदार सिटी बन रही है जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस होगी, चाहे वो यूएई का स्पेस प्रोजेक्ट हो। तो आखिर ये परिवर्तन क्यों? कहीं ना कहीं समय की ये मांग है, और यही नॉलेज इकोनॉमी है। तो आइए हम समझते हैं कि नॉलेज इकोनॉमी क्या है, और बहुत ही पेशेंस के साथ समझेंगे, बिल्कुल ऐसे समझेंगे जैसे कुछ नहीं आता, जीरो से इसको समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत को नॉलेज इकोनॉमी की जरूरत क्यों है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि नॉलेज इकोनॉमी को लेकर भारत के पास क्या क्या विशेष योग्यताएं हैं, क्या क्या पोटेंशियल है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि इस बच्चे की हाइट बहुत अच्छी है, ये वॉलीबॉल अच्छा खेलेगा, या इस बच्चे की हाइट कम है तो शायद क्रिकेट में अच्छा खेल सकता है, क्योंकि क्रिकेट में बैलेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। जिसकी हाइट थोड़ी कम होती है वो बैलेंस अच्छा स्टेब्लिश कर लेता है, जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। या दूसरे फॉर्म में भी हम देख सकते हैं कुछ भी। वहीं हम ये भी देखेंगे कि भारत में क्या कोई ऐसा इस्टेब्लिशमेंट है जिसके कारण हम ये कह सके कि नॉलेज इकोनॉमी के लिए भारत तैयार है। फिर हम नेक्स्ट कदम पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नॉलेज इकोनॉमी को लेकर भारत किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। फिर पढ़ेंगे कि क्या भारत कुछ ऐसा कर भी रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे देश जैसे यूएई का आपको बताया मस्दर सिटी, या फिर मैंने आपको बताया आपका अरब में नियोम सिटी। तो क्या भारत भी कुछ ऐसा कर रहा है? तो इसको हम समझेंगे। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी। तो हमें इस बात को समझना होगा कि इकोनॉमी क्या होती है। व्हाट इज इकोनॉमी?
तो बेसिकली आपको पता है कि इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है रिसोर्स, जिसे हम बोलते हैं संसाधन। और कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि संसाधन का प्रयोग करके गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना, वस्तु एवं सेवाओं को प्रोड्यूस करना या उत्पन्न करना। तो बेसिकली इकोनॉमी का मतलब होता है रिसोर्स का बहुत समझदारी पूर्वक यूज करना और ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना, ताकि लोग इसको प्रयोग कर सकें और लोगों की जो लाइफ की क्वालिटी है, जो लाइफ की क्वालिटी है वो बढ़ सके। समझ में आ रही बात? तो इस तरह हम इस चीज को यहां पर समझेंगे। तो देखो, इकोनॉमी क्या है, बेसिकली जिस तरह की रिसोर्स यूज करती है उसको वैसा ही नाम हम दे देते हैं। अभी हम इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए गायब कर देते हैं, अभी हम नॉलेज इकोनॉमी नहीं समझ रहे। अभी हम पहले जो अदर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी था हम उसको समझते हैं। तो सपोज करिए पहले क्या था, जैसे पहले का एक फॉर्म हुआ करता था जिसको हम बोलते थे जानवर आधारित अर्थव्यवस्था या कैटल इकोनॉमी। जो एंशियंट इंडिया जब आप पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे गाय या पशु को लेकर बहुत ज्यादा समाज में मांग होती थी, अर्थात डिमांड होती थी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो संसाधन होता था वो जानवर या पशु ही होते थे। क्योंकि पशु के आधार पे या एनिमल्स के आधार पे ही हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते थे। हमारा अल्टीमेट गोल तो देखो क्या है, लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करना। और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि लाइफ की क्वालिटी के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस चाहिए। और गुड्स एंड सर्विस का जिससे भी प्रोडक्शन हो उसको हम रिसोर्स कहते हैं, याद रखिएगा। रिसोर्स का मतलब होता है जिससे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जा सके। और जो रिसोर्स होता है उसी के नाम से हम इकोनॉमी को जानते हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा कि एंशियंट इंडिया या एंशियंट वर्ल्ड में जानवरों के आधार पे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती थी, इनका उपयोग करके वस्तु एवं सेवाओं का प्रयोग किया जाता था, उत्पादन किया जाता था, तो हम कह सकते हैं एनिमल बेस्ड इकोनॉमी, जानवर आधारित अर्थव्यवस्था। फिर हम एक कदम आगे बढ़े तो हमें समझ में आया कि एग्रीकल्चर भी एक तरीका है, अर्थात खेती किसानी करके भी हम चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आज भी आप किसी न किसी फॉर्म में सबको पाओगे, ऐसा नहीं कि कोई चीज पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है या खत्म हो चुकी है। आप देखते होगे आज भी एनिमल बेस्ड इकोनॉमी है। चाहे आप देखिए तो आप कभी कभार कोलकाता या पश्चिम बंगाल की बेस्ड कोई मूवी देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि आज भी वहां पर जो सड़कों में टैक्सी की जगह जानवर आधारित गाड़ियां चलती हैं। या आप गांव में देखो जिसे हम बैलगाड़ी बोलते हैं, तो कोई ना कोई सर्विस तो प्रोड्यूस हो ही रही है ना किसी जानवर के द्वारा। और बहुत तरह की ऐसी सर्विस है जो जानवरों पे आधारित है। वहीं एग्रीकल्चर की हम बात करें तो जब एग्रीकल्चर या कृषि के आधार पे हम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी। एक कदम और अगर हम आते हैं तो हम फिर मशीनों का प्रयोग करते हैं और गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी मशीनों को आप देखते होंगे जिससे कार बनती है, जिससे ये बोर्ड बना होगा, ये माइक बना होगा, एसी बनी होगी, लैपटॉप बना होगा, सारी मशीनों के द्वारा चीजें प्रोड्यूस हुई हैं। और इन मशीनों को अगर हम इकोनॉमी के टर्म्स में देखें तो कैपिटल बोलते हैं। तो आप कह सकते हो कैपिटल इकोनॉमी। अगर सपोज करिए इंसान बस यूज होता हो और वो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करे तो आप कहोगे ह्यूमन बेस्ड इकोनॉमी। या मजदूर के आधार पे अगर हम देखें इकोनॉमी को तो एक समय स्लेव इकोनॉमी होती थी जिसमें मजदूरों का प्रयोग करते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इकोनॉमी पे कौन रिसोर्स है, क्या रिसोर्स है, उसके आधार पे इकोनॉमी का हम नाम तय करते हैं। तो बेसिकली और रिसोर्स का भी आपको मतलब पता है कि रिसोर्स का मतलब है जिससे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती हो। तो बस इसी बात को समझना है कि जब किसी देश में
किसी समाज में रिसोर्स के तौर पे हम आइडिया, इंफॉर्मेशन, या ये कहिए नॉलेज, क्योंकि ये सब फॉर्म ऑफ नॉलेज ही तो है। जब हम नॉलेज के आधार पे गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज नॉलेज इकोनॉमी। और एक बात बहुत क्लियर समझिएगा कि सभी चीजों को अलग अलग करने की कोशिश मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि नॉलेज इकोनॉमी अलग है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी अलग है। ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। और केवल मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अभी किसी किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक सब्जेक्ट आपको महसूस नहीं होगा, तो आपको समस्या आएगी। इसीलिए अभी बिल्कुल भी अपने दिमाग को इरिटेट ना करें, कोई क्वेश्चन मत आने दें थोड़ी देर के लिए, केवल अभी बस सुने। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए सपोज करिए एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, जिसमें मान लीजिए सपोज करिए ये खेती है और इसमें एक मनुष्य आता है और सपोज कर दीजिए बीज बो देता है, और बाद में हम रिजल्ट के तौर पे देखते हैं कि 1 हेक्टेयर पे मान लीजिए सपोज करिए कि 100 केजी का प्रोडक्शन होता है, 1000 केजी का मान लीजिए प्रोडक्शन होता है, सपोज करिए राइस, चावल, है ना। अब ये तो हो गया एग्रीकल्चर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में क्या हुआ, एग्रीकल्चर को हमने रिसोर्स ले लिया और राइस के तौर पे हमने गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर लिया। लेकिन अगर हम इस अर्थव्यवस्था में कुछ दिमाग लगा दें, कुछ ज्ञान लगा दें, नॉलेज, तो कहने का मतलब अगर हम नॉलेज, ज्ञान की बात करें, वो यूज कर लें, तो क्या होगा। सपोज करो, मान लो अभी हम जो यूज कर रहे थे वो प्रारंभिक गतिविधियों के आधार पर खेती कर रहे थे, अर्थात जो पुराना तरीका था। हमने दिमाग लगाया और हमने ड्रोन का यूज किया, हमने अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर यूज किया, हमने स्पेसिफिक अपना दिमाग लगा के इसमें पानी का भी यूज बदला। भाई दिमाग ही तो लगाया हमने, तो हम अपने दिमाग के द्वारा, हम अपने दिमाग के द्वारा क्या कर सकते हैं, इस 1 हेक्टेयर में अगर मान लो 1000 किलो हो रहा था और हमने अपना इसमें दिमाग यूज कर दिया, हमने इसमें अपना विज्ञान यूज कर दिया, ज्ञान यूज कर दिया, तो शायद ये 1500 केजी हो जाएगा। और मान लो अगर पहले इतना उगाने में मान लो लगा हो 10,000 और अब लगे केवल 7,000 रुपए, 7,000, तो आप क्या कहोगे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी तो समझ में आपको आ गया होगा, लेकिन नॉलेज इकोनॉमी आपको समझ में आ गया। नॉलेज इकोनॉमी का मतलब है जब हम आइडिया, इंफॉर्मेशन को आर्थिक गतिविधि के तौर पे यूज कर लेते हैं, या जब नॉलेज को हम वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। तो नॉलेज इकोनॉमी का मतलब होता है जो प्रारंभिक गतिविधियां चली आ रही थी, जब उसमें हम नॉलेज या अपडेटेड नॉलेज यूज करते रहें लगातार, एक बार नहीं, हमेशा अपने आप को नया करते रहें, बदलते रहें, पुरानी ही गतिविधियों को में संलिप्त ना रहें, उसमें इन्वॉल्व ना रहें, हमेशा अपने आप को हम क्या करते रहें, अपडेट करते रहें। उसी को हम कहते हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। तो कहने का मतलब आप ये समझिए कि जब गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए नॉलेज यूज करते हैं तो उसी को हम कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी। और आज की डेट में आप देखिए कि एक समय हम एक ट्रेडिशनल या प्रिमिटिव कल्चर यूज करते थे, हम दुकान में जाते थे, सामान खरीदते थे, और आज हम अपने फोन से ऑर्डर करते हैं, सामान आ जाता है। तो हमने क्या किया, नॉलेज का ही तो यूज किया, और नॉलेज का जैसे ही यूज किया तो कितनी सारी आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई।
पहले जब आपको जाना होता था सामान लेने, लेकिन अब आपके पास सामान आता है, कहीं ना कहीं एक सर्विस प्रोड्यूस हुई। जो एक सर्विस प्रोड्यूस हुई वो कैसे हुई? नॉलेज से। और इसीलिए आप कहोगे कि जो सर्विस प्रोड्यूस हुई वो नॉलेज से हुई, और ये क्या हुआ? नॉलेज इकोनॉमी। सपोज करो हम मार्स पे एक सिटी बना दें और वहां घूमने का फैसिलिटी कर दें, टूरिज्म कर दें, तो आप कहोगे कि एक सर्विस डेवलप हुई, और वो सर्विस कैसी है? नॉलेज के बेस पे। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले की चीजों में नॉलेज नहीं होता था। पहले की चीजों में जो नॉलेज होता था वो बड़ा प्रिमिटिव होता था, वही बना रहता था। लेकिन अब डिमांड है कि समय के हिसाब से खुद को तेजी से बदलना। तो यहाँ नॉलेज का मतलब केवल कुछ फैक्ट न मत समझना। नॉलेज का मतलब है समय के अनुसार खुद को अपडेट करते रहना। तो आप कह सकते हो एक ऐसी अर्थव्यवस्था या एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें नए आइडिया, नए इंफॉर्मेशन, नया नया डेटा, नया नया ट्रेंड को हम समझते हैं और गुड्स एंड सर्विस के प्रोड्यूस करने में उसको यूज करते हैं। तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि कुछ पुरानी एक्टिविटी होंगी, कुछ ट्रेडिशनल एक्टिविटी होंगी, और इसके साथ हम नॉलेज को अगर यूज कर लें तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दैट इज नॉलेज इकोनॉमी। उदाहरण के तौर पे पहले आप बैलगाड़ी से चलते थे, अगर आप उसमें नॉलेज लगाया, नॉलेज लगा के आपने इंजन लगा लिया, तो वो क्या हो गया? बेहतर हो गया। फिर अगर आप सपोज करो आज आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत खर्चा आता है, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, आपने थोड़ी उसमें नॉलेज लगाया, नॉलेज लगा के आपने एक नया आइडिया जनरेट किया और उसको आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बना लिया। आने वाले समय में और नॉलेज अपडेट होगा तो आप उसी में कुछ ऐसा सिस्टम स्टेब्लिश कर दोगे कि वो सोलर एनर्जी से चार्ज भी होने लगेगा, तो शायद जीरो कार्बन इमिशन हो जाए। तो कहने का मतलब लगातार चीजों को अपडेट करते रहना, लगातार उसको नए नए आइडिया के साथ जोड़ते रहना, दैट इज नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी किसी एक ठहराव को इंडिकेट नहीं करता। अगर आप किसी को कहेंगे ये नॉलेज इकोनॉमी है, तो इसका मतलब वो हमेशा अपने आप को समय के हिसाब से बदल रहा है और लगातार खुद में सुधार कर रहा है। दैट इज नॉलेज इकोनॉमी। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि नॉलेज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहा, कोई पहले की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चल रही होगी, उसमें आप एक नया आइडिया जोड़ दोगे, वो प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, उस गुड्स एंड सर्विस की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। दैट इज नॉलेज इकोनॉमी। और कई बार बिल्कुल नई सर्विस भी या नए गुड्स भी आ सकते हैं। सपोज करो चंद्रमा में सैर करने की इच्छा हो, ये एक नया आइडिया है। पहले तो मात्र लिटरेचर में हम चंद्रमा की सैर करते थे, अब आइडिया से हम वास्तव में वहां जा सकते हैं। या आजकल आप कहीं देखते होंगे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब नई सर्विस है। और इतना फ्रेगमेंटेटेड करना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं आप इसका लिंक पुराने से ढूंढ लोगे, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं एक चैन में प्रोग्रेस हो रही है, हर चीज पीछे से जुड़ी हुई है। इस दुनिया में कुछ भी अकस्मात नहीं होता, कुछ भी नया नहीं आता, कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं देखने को मिलेगा। सब किसी ना किसी एक चैन का ही हिस्सा होगा, है ना, जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ डेवलपमेंट। और आज की डेट को हम पीछे की कई लिंक से जोड़ देते हैं। जैसे मानव आज जो है जिस रूप में है, वो कोई एक नया या कोई एक्सीडेंटल इन्वेंशन नहीं है, बल्कि एक लंबी परंपरा का प्रोडक्ट है। तो बेसिकली अगर नॉलेज इकोनॉमी की बात करें तो नॉलेज इकोनॉमी का मतलब होता है ज्ञान का प्रयोग करना, किसमें? आर्थिक गतिविधियों में। और ज्ञान कैसा होना चाहिए? अद्यतन, अपडेटेड और समय के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि नॉलेज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ज्ञान का प्रयोग करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है या नई वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो ज्ञान बेसिकली मतलब आइडिया और इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ज्ञान क्या होता है। व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज मीन्स ए सिस्टमेटिक
या ए फ्रूटफुल आइडिया। मतलब आपके दिमाग में कई सारी इंफॉर्मेशन होंगी, लेकिन जब आप उसको सिस्टमेटिक करते हो, रिकलेक्ट करते हो और कुछ फ्रूटफुल आउटपुट निकालते हो, दैट इज नॉलेज। नॉलेज का मतलब ऐसा नहीं होता कि मेरे मन में जो भी इंफॉर्मेशन हो वो नॉलेज है, ऐसा नहीं। मेरे मन में या मेरे दिमाग में कई सारी बातें होंगी, लेकिन जब मैं उन बातों को एक सिस्टमेटिक वे में फिट कर लूं और कुछ ऐसा आउटपुट निकालूं जिसका मीनिंग हो, दैट इज नॉलेज। सपोज करो मेरे मन में, या मेरे मन में छोड़िए, आप न्यूटन की बात अगर करिए तो न्यूटन के मन में क्या था कि एक सेब गिरा, उसके दिमाग में एक सूचना थी कि सेब गिरा, पर उसने उस पर लगातार काम किया और उससे एक फ्रूटफुल आउटकम निकाला कि ग्रेविटी का एक रूल होता है। और आज दुनिया में आप देखते होंगे कि उस ग्रेविटी पे स्पेस साइंस पूरी डिपेंड करती है, स्पोर्ट्स पूरा डिपेंड करता है, डिफेंस डिपेंड करता है, या डेली लाइफ हमारी डिपेंड करती है। तो इसी को नॉलेज बोलते हैं। तो आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी, बहुत सारे डेटा होंगे, लेकिन वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज कब होगा? जब आप उस इंफॉर्मेशन, उस डेटा को सिस्टमेटिक सेट करोगे और कुछ फ्रूटफुल आउटकम ला के दोगे, कुछ ऐसा ला के दोगे जिससे हम कोई ऐसी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर सकें जो मानवता के लिए अच्छी हो। तो नॉलेज इकोनॉमी को समझाने का जो एक मेरा तरीका था, तो अभी जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही एक व्यापक और लिखने के हिसाब से नहीं बताया एग्जाम में, अभी केवल समझने के हिसाब से बताया। जैसे भारत है, भारत के पास हर वो चीज होगी जिससे राफेल विमान बनाना हो। भारत के पास क्या नहीं होगा? लोहा लगेगा, प्लास्टिक लगेगा, या जो भी माइक्रो चिप होंगी, जो भी होगा सब होगा भारत के पास। पर भारत के पास क्या नहीं है? राफेल को बनाने का आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है। समझिए कि ये मान लीजिए फ्रांस है, ये मान लीजिए इंडिया है, मान लीजिए इसमें कई प्रोडक्ट यूज होते हैं राफेल को बनाने में। सपोज करो, अगर मान लो सपोज करो ए बी सी डी, मान लो ये सारे छोटे छोटे आइटम हैं, इन सब को जब हम एक सिस्टमेटिक वे में लगा देते हैं तो सपोज करो राफेल बन जाता है। सेट कर देते हैं ना, जैसे पजल होता है वैसे सेट कर दो। भारत के पास भी सब कुछ होगा, सी होगा, ए होगा, बी होगा, डी होगा, पर भारत इससे राफेल नहीं बना पा रहा। तो क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि हम इसको सिस्टमेटिक नहीं कर पा रहे। जिस दिन हम इसको सिस्टमेटिक कर देंगे तो शायद हम भी राफेल बना ले। तो जब तक हम सिस्टमेटिक नहीं कर पा रहे तो इसका क्या मतलब है? हमारे पास नॉलेज नहीं है। समझना, नॉलेज का मतलब समझ रहे हो? सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन, जिससे एक आउटकम आए, वो भी कैसा? मीनिंगफुल आउटकम आए। और इसी को आप समझ सकते हैं कि फ्रांस नॉलेज इकोनॉमी में भारत से बेहतर होगा। तो समझना यह है कि नॉलेज इकोनॉमी में मतलब मानव के मस्तिष्क की भूमिका को स्थापित करना है। पहले यह माना जाता था कि मानव जितना शारीरिक रूप से सक्षम होगा, शक्तिशाली होगा, वो आर्थिक गतिविधियों को उतना ही बेहतर बना पाएगा। सपोज करिए एक 5 फीट का इंसान है जिसका वजन 70 किलो है, और एक 4 फीट का इंसान है जिसका वजन 65 किलो है, तो हम ये मानते थे कि 5 फीट वाला इंसान बेहतर है, क्योंकि हम ये मानते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर है, क्योंकि वो बेहतर रिसोर्स है। भाई मैंने आपको बताया कि जो जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगा वो उतना बेहतर संसाधन होगा, तो हम 5 फीट वाले को बेहतर मानते थे। लेकिन अब हमें ये बात पता चल गई है कि शारीरिक क्षमता या भौतिक क्षमता या फिजिकल कैपेबिलिटी आवश्यक है, पर मात्र फिजिकल कैपेबिलिटी या भौतिक क्षमता पर्याप्त नहीं है। मानसिक क्षमता का बहुत बड़ा रोल होता है, आइडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, नॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है, सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इस तरह हमने ये बात समझी कि मात्र शरीर की क्षमता से नहीं होगा। अभी तक जो अर्थव्यवस्था चली आ रही थी, आप बेसिकली ये समझ सकते हैं 1990 के पहले की जो अर्थव्यवस्था चली आ रही थी, या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट
सेकंड और थर्ड, ये बेसिकली यहां तक और आप ले सकते हैं। थर्ड में थोड़ी नॉलेज का पार्ट बढ़ जाता है। यहां तक बेसिकली ये था कि शारीरिक क्षमता के आधार पे ही वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता था, और जो देश शारीरिक क्षमता के आधार पे अर्थात फिजिकल कैपेबिलिटी के आधार पे पावरफुल होता था, वो इकोनॉमी में लीड करता था। अब पहले से समझ लीजिए, जैसे कोई किसान है, जितना शक्तिशाली होगा उतना अच्छा काम करेगा। लेकिन अब ये बात समझ में आ गई है कि ऐसा नहीं है, आइडिया का रोल बड़ा होता है। आप खुद सोचो, कई बार 14-14 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ने पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो कुछ भी पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई 2 घंटे पढ़ के भी सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसने नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया है। आपको मैं पुराने क्वेश्चन दे दूं, पीवाईक्यू दे दूं, आप पढ़ते रहो, पीवाईक्यू रटते रहो, और एक स्मार्ट लड़के को पीवाईक्यू दे दूं जो आप में सही हो, वो देखेगा और एक ट्रेंड समझेगा कि यूपीएससी हर साल इस टॉपिक से सवाल पूछता है, अगले साल इससे पूछता है, अगले साल इससे पूछता है, और वो समझ जाएगा कि जिस टॉपिक को एक बार रिपीट करता है वो 2 साल रिपीट नहीं करता। तो वो अपना एक पैटर्न फिक्स कर लेगा, और कहीं ना कहीं वो एक ट्रेंड को समझ के बेहतर तैयारी करेगा, उसके सिलेक्शन की चांस बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने नॉलेज का यूज किया, नॉलेज एज ए रिसोर्स। तो आप बस इतना समझना कि नॉलेज इकोनॉमी में नॉलेज एज ए रिसोर्स यूज होता है। ज्ञान एक संसाधन, ज्ञान एक संसाधन। और आपको पता है कि ज्ञान क्या होता है, नॉलेज क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जो सूचना होती है, जब हम उसको क्या कर देते हैं, व्यवस्थित। ठीक। तो कहने का मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसको जब हम सिस्टमेटिक कर देते हैं, या एक ट्रेंड समझ लेते हैं उस इंफॉर्मेशन से, या उस इंफॉर्मेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं, और इन सब के बेस में हम एक आउटकम निकाल लें, दैट इज नॉलेज। याद रखिएगा, अगर हमारे दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन है लेकिन हम उससे कोई आउटकम नहीं निकाल सकते, कोई ट्रेंड नहीं समझ सकते, तो वो केवल एक इंफॉर्मेशन और एक बोझ है। तो यहां तक हमने ये समझा कि ज्ञान एक संसाधन के तौर पे जिस जगह प्रयोग हो उसे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अगर इसे हम लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, तो ये कहा जा सकता है कि नॉलेज इकोनॉमी का मतलब है कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ आइडिया, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ आइडिया इंफॉर्मेशन, अर्थात जब हम ज्ञान के आधार पे पैसा कमा लें। क्योंकि कॉमर्शलाइजेशन मतलब, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, जिनको बेच के हम पैसा कमा सकें। वही तो कहते हैं ना कि भाई जैसे आज की डेट में सपोज करिए सोशल मीडिया में या जो रियलिटी शो होते हैं उसमें इमोशन का कॉमर्शलाइजेशन किया जाता है। जैसे कोई किरदार आता है, उसकी गरीबी को दिखाया जाता है, उसके कष्ट को दिखाया जाता है, और उसको दिखा के वो अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं और पैसा कमाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इमोशन। जैसे आप कल आज इंस्टा फेसबुक में रील देखते होंगे, या बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग देखते होंगे, तो उसमें कर रखा है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ वुमेन बॉडी। तो जब महिला के शरीर को आधार पे वो पैसा कमाने की कोशिश करें तो उसको कहते हैं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ वुमेन। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ मैन भी आजकल आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैन या पुरुष का नहीं हो रहा है, ह्यूमन बीइंग का ही कहीं ना कहीं व्यापारीकरण हो रहा है। और कार्ल मार्क्स इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डीह्यूमनाइजिंग प्रोसेस को प्रमोट करेगी, अर्थात विमानवीकरण, अर्थात मानव को एक वस्तु के तौर पर स्थापित करेगी, और वस्तु मतलब व्यापार का। तो इस तरह से हमने समझा कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जब आइडिया इंफॉर्मेशन का हम कॉमर्शलाइजेशन करते हैं। जैसे फ्रांस के पास आइडिया था, उसने कॉमर्शलाइज किया, रॉफेल बनाया, बेच रहा है। एक उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं जर्मनी का, जर्मनी को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में एक मतलब अच्छा देश माना जाता है। उसका एग्जाम्पल है कि आज हम जितने भी गुड्स एंड सर्विस यूज कर रहे हैं
सपोज करो BMW, ऑडी, मर्सिडीज, प्यूमा, एडिडास, या इलेक्ट्रिक आइटम में देखें बोस, केमिकल आइटम में देखें तो BFR। ये सब वर्ल्ड की लीडिंग ब्रांड है, मतलब वर्ल्ड के सबसे प्रोमिनेंट ब्रांड हैं, और ये सब जर्मनी से रिलेटेड है, क्योंकि जर्मनी में बहुत बेहतरीन कहीं ना कहीं आइडिया जनरेट हो रहे हैं, और उस आइडिया से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही हैं, और वो गुड्स एंड सर्विस से प्रोड्यूस होती है तो पैसा आता है, और कहते हैं कि वो बेहतर इकोनॉमी है। तो कहने का मतलब अगर हम कहें कि व्हाट इज नॉलेज इकोनॉमी, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, नॉलेज इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सबसे मेन बात है आइडिया या इंफॉर्मेशन होना, बेसिक चीज। फिर आइडिया या इंफॉर्मेशन जो है उसको क्या करना, एग्जीक्यूट करना, अर्थात उसको आर्थिक गतिविधि के साथ जोड़ना, दिमाग में रहे बस नहीं। सपोज करो भारत है, और भारत में इसरो ने कोई एक आइडिया जनरेट किया, और आइडिया ऐसा जनरेट किया कि यहाँ 1000 लीटर का पानी यूज करते थे पहले, है ना। अब आप कहोगे इसरो के साथ इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हो, पर कर लो। 1000 लीटर का पानी का यूज करते थे, अब मान लो 1 kg राइस प्रोड्यूस करते थे, लेकिन इसरो ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की होगी, अब साइंटिफिक सेंटर कुछ ना कुछ मान लो किया हो, और मान लो कहा कि अब केवल 100 लीटर में 1 kg राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आइडिया तो आ गया इधर, लेकिन पता चला वहां फाइलों में ही दबा दबा खत्म। एक बहुत अच्छी मूवी है एक डॉक्टर की मौत, आप इसको देखिएगा कभी। एक डॉक्टर की मौत एक बहुत अच्छी पंकज कपूर की मूवी है, और वो भारत का कहीं ना कहीं उसमें रिफ्लेक्शन दिखता है, और क्यों 75 साल भारत को लगेंगे वो वहीं आपको मिल जाएगी। बस वो थोड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं होगी, वो मैं लैंग्वेज आपको बता दे रहा हूँ, आप उसके साथ कनेक्ट करना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भारत को क्यों 75 साल और लग सकते हैं USA का 1/4 पर कैपिटा इनकम पाने में। तो बेसिकली आइडिया केवल होना पर्याप्त नहीं है, वो आइडिया हो और वो आइडिया इंडस्ट्री के साथ जुड़े, और इंडस्ट्री के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, वो मार्केट का पार्ट बन जाएगा। सपोज करो इसरो ने ये आइडिया दिया, और इसरो का ये आइडिया कहीं ना कहीं मान लो रतन टाटा या टाटा इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो जाए। टाटा कहे कि आप हमें ये आइडिया दो, हम आपको इतनी रेवेन्यू शेयर करेंगे, और इस तरह से फिर वो पूरे के पूरे मार्केट में आइडिया आ जाएगा, और गुड्स एंड सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव होगी, गुड्स एंड सर्विस की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब केवल आइडिया होना सफिशियंट नहीं है, आइडिया एग्जीक्यूट भी हो, आइडिया कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के साथ लिंक हो, और उससे देश में कैपिटल जनरेट हो, रेवेन्यू जनरेट हो। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है कि भाई भारत में जितना गुड्स एंड सर्विस बनेगी, जितनी बिकेंगी, भारत उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगा, या भारत की GDP उतनी ही बड़ी होगी। और गुड्स एंड सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि वो आइडिया पे ही डिपेंड करता है। तो नॉलेज इकोनॉमी का मतलब है कि आइडिया प्लस उसका इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन, और फिर गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करके उसको बेहतर तरीके से बेचना। तो इसको बस छोटा फॉर्म में मत समझिएगा आइडिया बस हो, ऐसा नहीं। तो आप कहोगे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ आइडिया, या आइडिया को हम ये भी बोलते हैं कि भाई देखिए जैसे मान लो सपोज करो आइडिया क्या है, मेरे दिमाग की संपत्ति है। अगर सपोज करिए मेरे पास कुछ करने का एक नया तरीका है, जैसे मान लो आप हैं, आप पढ़ते हो और 2 घंटे पढ़ के आप 10 नंबर लाते हो, मैं आपको 5 मिनट पढ़ा के 10 नंबर लाने की प्रैक्टिस करा दूं, या मुझे कोई एक ऐसा तरीका है जो 5 मिनट में आपको पढ़ाऊं और आपको 10 नंबर आ जाए। तो इसका ये मतलब होगा ना कि मैं कुछ ना कुछ तो अपने दिमाग में एक ऐसा एसेट रखता हूं जो आपको दूंगा, आपको बेचूंगा,
जिससे आपको फायदा होगा और आप मुझे पैसे दोगे। तो जैसे मैं अपने घर को बेच के आपसे पैसा ले सकता हूं, वैसे ही ये आइडिया भी तो मैं आपको बेच के पैसा ले सकता हूं। तो कहने का मतलब जैसे घर मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने आपको बेचा और उससे पैसा लिया, तो मेरे दिमाग में भी तो एक प्रॉपर्टी है, दैट इज आइडिया। कि मैं आपको ये 5 मिनट में कैसे सिखा दूंगा, ये आइडिया है मेरे पास, और मेरे पास घर है, और आपको मैं दोनों बेच सकता हूं और दोनों से आपसे पैसा कमा सकता हूं। तो घर को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और आइडिया को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आपको एक बात और समझ में आ जानी चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जब कॉमर्शलाइजेशन होता है, दैट इज नॉलेज इकोनॉमी। तो नॉलेज इकोनॉमी का मतलब कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड आइडिया, इंफॉर्मेशन, डेटा। और आपसे फिर अगर मैं एक बार रिवीजन के तौर पे कहूं, तो आप कहोगे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, यहां पर रिसोर्स के तौर पे ज्ञान का प्रयोग हो, ज्ञान के आधार पे वस्तु एवं सेवाओं के प्रोडक्शन को हम बेहतरीन कर सकें, कम लागत में अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोड्यूस कर सकें। तो इस तरह हमने एक नॉलेज इकोनॉमी के बारे में समझने का प्रयास किया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि भारत और नॉलेज इकोनॉमी, अर्थात भारत नॉलेज इकोनॉमी के लिए क्या कर रहा है, क्या करना है, किन चुनौतियों से जूझ रहा है। एक बात याद रखिएगा, मैं इसी टॉपिक में आपको करा दूं कि मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है, क्योंकि मैंने ये कहा था। तो मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब ये है, या इसको एक सामान्य भाषा में मैं आपको बताऊं, सपोज करो कि मैं योगेश त्रिपाठी, ठीक है, ठीक, अब मान लीजिए आप में से कोई एक स्टूडेंट है एबीसी। अब मान लीजिए यूपीएससी का हम लोग पेपर देते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं। मैंने एग्जाम दिया पहली बार, सपोज करिए, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, ठीक। मैंने पहली बार एग्जाम दिया, मान लीजिए मेरे 100 मार्क्स आए, ठीक। अब मान लो ए बी सी के आए 100, दोनों के सेम आए। फिर मैंने, भाई मैं इस समय पढ़ता था 5 घंटे, ये भी पढ़ता था 5 घंटे, इतने इतने मार्क्स आए। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने 10 घंटे और पढ़ना चालू कर दिया, फिर मेरे मार्क्स हो गए 200, इसके भी हो गए 200, क्योंकि इसने भी 10 घंटे पढ़ना चालू कर दिया। तो पहले मैं लोअर लेवल पे था, अब मैं मिडिल लेवल पे आ गया। लेकिन एक बात बड़े ध्यान से देखिएगा कि अब 15 घंटे से ज्यादा तो नहीं इंसान कोई पढ़ सकता। तो योगेश त्रिपाठी 15 घंटे पढ़ रहा है, लगातार पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, और फिर उसके मार्क्स आए सपोज करो 220। लेकिन एबीसी ने क्या किया, एबीसी ने अपने घंटे तो 15 ही रखे, क्योंकि उससे ज्यादा तो बढ़ाया नहीं जा सकता, भाई मनुष्य की लिमिट है। पर इसने नया आइडिया जनरेट किया, इसने कुछ ना कुछ दिमाग लगाया, और इसने अपनी बेहतर क्वालिटेटिव पढ़ाई की। इसने नोट्स बेहतर बनाए, इसने आंसर राइटिंग पे बहुत अच्छे से काम किया, इसने एग्जाम के ट्रेंड को पकड़ा और देखा, तो इसका रिजल्ट आया 350। तो कहने का मतलब मैं कहीं ना कहीं इसी मिडिल लेयर में फंस गया, क्योंकि एक तरह की जब आप गतिविधि में फंसे रहते हो तो उसमें आउटपुट एक सीमा तक ही निकलेगा, उसके बाद कम हो जाता है। और मैं अपने आप को यहीं फंसा के रख लिया, जबकि एबीसी ने अपने आप को अपडेट किया, फिर अपडेट करेगा तो शायद ये 450 हो जाए और मैं शायद 230 हो जाऊं, या निराश होकर 220 हो सकता हूं, या मेरे घर वाले का ऐसा कुछ नहीं पढ़ ले, तुम्हारे नंबर ही नहीं आ रहे, पढ़ाई बंद कर दो, और इसकी ग्रोथ होती चली जाएगी। तो कहने का मतलब हम
जो प्रोसेस यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने का, उसकी एक लिमिटेशन होती है। और भारत कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल प्रोसेस को यूज कर रहा था, और उस ट्रेडिशनल लिमिट के कारण हम इस मिडिल इनकम में फंस चुके हैं। अगर हमें अपने आप को इस मिडिल इनकम से, ट्रैप से निकालना है, क्योंकि अब लगातार हम इसी में फंसे रहेंगे। ट्रैप मतलब जिसके ऊपर और नीचे ना जा सको। तो अगर हमें इस ट्रैप से फंसना है, हटना है, तो हमें कुछ ना कुछ नए आइडिया अपने साथ जोड़ने होंगे, नए नॉलेज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उस नॉलेज को इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना होगा, उस नॉलेज को मार्केट के साथ कनेक्ट करना होगा, और अपने गुड्स एंड सर्विस की क्वालिटी को बढ़ाना होगा, कॉस्ट कम करनी होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिके। और इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें इस ट्रैप को तोड़ना है तो हमें नॉलेज इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी कल हम पढ़ते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू।